हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सबको अपना ये प्यारा सा चैनल डीएमसी बोधगया में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी जो रेलवे मतलब आरपीएफ जो होती है आरपीएफ एसआई उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि पिछला एग्ज़ाम जो है जो कि मतलब पिछला एग्ज़ाम 19 तारीख जो कि देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है 19 तारीख बर्मा महीना 2018 के तृतीय पाली में पूछा गया है और उसी का सारा क्वेश्चन जो है हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी डॉट 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 कहलाती है। देखिए इसको समझना बहुत आसान है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला कि अगर एक खड़ी पहाड़ इस रूप में है और एक खड़ी पहाड़ इस रूप में है तो इसके नीचे जो ये वाला पार्ट्स है यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट्स है इसमें जो गहरी घाटी है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब दो नदी का जो दो नदी है मेरे पास, ये दो नदी के बीच में यहाँ पे एक घाटी पाई जाती है। ठीक है, और एक घाटी में पानी की मात्रा होती है, इसीलिए इसको जो होती है वो तंग नदी घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी को हम लोग तंग नदी घाटी कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल HCOOH का आयनीय कारक नियतांक होता है। देखिए इसका जो सूत्र होती है वो होती है CH2O2। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ बाबू। हाँ ठीक है, देखिए इसको अगर तोड़िएगा तो इसमें C यानी कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या हो गया मेरे पास 1 और हाइड्रोजन कितना है 2। तो बाबू हाइड्रोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन जो है उसको साइड में रखेंगे और ये जो आपका है एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा सा। हाइड्रोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन को लास्ट में फेंकेंगे एकदम सीधे लास्ट में। ठीक है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन मेरे पास डबल बॉन्ड के साथ में आता है तो ये डबल बॉन्ड कर दे। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, तो ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो ऑक्सीजन जो है वो कितना बॉन्ड रखता है बाबू। तो ऑक्सीजन जो देखिए ये जो है ना वो हाइड्रोजन जो है वो और मतलब किनारा में चला जाएगा और ऑक्सीजन यानी कि इसी का फॉर्मिक अम्ल का ही एक सूत्र होता है CH2O2। ठीक है, आपका एग्जाम में सूत्र ऐसे करके भी पूछ सकता है। ठीक है, जिसका आयनीकरण स्थिरांक जो होती है वो होती है 1.8 × 10 के पावर -4। ठीक है, ये होती है मतलब जैसे एसिड पृथक्करण स्थिरांक के रूप में भी जाना जाता है। मतलब एक घोल के में अम्ल की शक्ति यानी कि इसका जो मेन मात्रा के बस आप उसको ध्यान रखिए, ज़्यादा इसका व्याख्या पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्याख्या नहीं है। ठीक ना, तो इसका हो जाएगा आपका जा करके ऑप्शन नंबर सी में है 1.8 × 10 के पावर -4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। जो राज्यसभा देखिए संसद जो होती है, समझने की जरा कोशिश करना। संसद जो होती है उसको 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्या राज्यसभा को हम भंग कर सकते हैं वो बताना। ठीक है, तो इसका व्याख्या हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि लोकसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है, हालांकि राज्यसभा लोकसभा की तरह राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है जो एक निरंतर सत्रों पर आहूत की जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्यसभा जो है वो कभी भी जो है वो मतलब विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा के बारे में और याद रखना है कि ये लोकसभा को संसद का ये निचला सदन कहा जाता है। ठीक है, संसद का निचला सदन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि संसद का निचला सदन कौन होता है तो ये होता है लोकसभा। जब संसद का निचला सदन हो गया लोकसभा तो संसद का ऊपरी सदन बात करेगा तो ये ऊपरी सदन कौन हो जाएगा, तो ये ऊपरी सदन हो जाएगा बाबू जा करके आपका राज्यसभा। ठीक है, तो याद रखने वाली बात हो गया कि संसद का निचला सदन हो गया कौन सा, लोकसभा, और संसद का ऊपरी सदन हो जाएगा राज्यसभा। याद रहेगा, चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो क्या राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
मतलब भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति है उसकी पद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात की चर्चा आर्टिकल नंबर 22 में है, ठीक है। 22 बोल रहे 52 में, ठीक है, लिखें सही लेकिन बोल रहे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बोलने में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 52 में है क्या, किस बात की चर्चा है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात की चर्चा जो है वो आर्टिकल नंबर 52 में, ठीक है। अच्छा, इसमें शपथ की जो बात होती है, जितने भी शपथ होते हैं हमारे देश में, जितने भी एक उच्च लेवल का पोस्ट के जो शपथ होते हैं करवाया जाता है, वो शपथ की जो चर्चा है वो जो अनुसूची है वो, अच्छा एक बात आप सबको पता है कि अनुसूची के कितने हैं, तो अनुसूची वर्तमान में है कितना 12, लेकिन पहले से कितना था 8, जोड़ा गया कितना 4, अब कितना हो गया है 12 हो गया, ठीक है। तो अनुसूची नंबर जो 2 है, फर्स्ट में तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, और अनुसूची नंबर 2 में किस बात की चर्चा है, तो ये शपथ की चर्चा, ठीक है। और तीसरा में क्या है, वेतन है, ठीक है। तो किसी भी पद को, अगर उच्च लेवल के पद को शपथ दिला रहे हैं तो वो शपथ की जो चर्चा है वो कहाँ होगी, तो अनुसूची नंबर 2 में होगी, ठीक है। जहाँ तक रही बात भारत के राष्ट्रपति को शपथ, तो ये दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रहेगा, सब कुछ अच्छा से हम क्लियर करते चलना, ठीक है। कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, और किन्हीं कारणों से उनकी अनुपस्थिति में शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी इसी तरह से शपथ लेता है। यानी यहाँ कहा एक छोटा सा पॉइंट हम लोग को पढ़ने से मिला क्या, कि अगर किसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है अगर वो अनुपस्थित रहे, मतलब अगर वहाँ पे नहीं रहे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ है, ठीक है, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, वहाँ पे वरिष्ठ कहने का मतलब जो एक ऊंचे लेवल का पोस्ट का जो न्यायाधीश है वो क्या कर सकता है, तो इसका शपथ दिला सकता है, ठीक है। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, अगला सवाल, ठीक है। कहा जा रहा है हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। देखिए हैट्रिक क्या कहा जाता है, हैट्रिक जो है ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, जो आप सब जानते हैं, ठीक है। ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। जब कोई खिलाड़ी लगातार 3 गो विकेट लेता है तो इसमें क्या होता है, हैट्रिक शब्द का, मतलब इस प्रकार के खेल को हम लोग हैट्रिक कहते हैं, ठीक है। चलिए एगो आपको वॉलीबॉल में याद रखना है, वॉलीबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल का याद रखना है शब्द है एगो बैक रो अटैक, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बैक रो अटैक जो है वो किस खेल, मतलब बैक रो अटैक जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो है वॉलीबॉल। याद रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से समझ बुझ के इसको चलना, एग्जाम में होले बहुत काम देगा। वॉलीबॉल में संबंधित है बैक रो अटैक, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं, इसमें क्रिकेट वाला शब्द का व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार आप लोग के सामने। वाला शब्द हैट्रिक एक गेम में 3 बार लगातार किसी सकारात्मक उपलब्धि को संदर्भित करता है। क्रिकेट में हैट्रिक तब होती है जब कोई गेंदबाज 3 बल्लेबाजों को लगातार गेंद पर आउट करता है। अगर बीच में वाइड या नो बॉल फेंकी जाती है तो भी हैट्रिक वैलिड रहती है, क्योंकि ये गेंद काउंट नहीं होती है। इसी तरह पहले ओवर की आखिरी गेंद और अगले ओवर के भी पहली 2 गेंदों के में लिए गए विकेट भी हैट्रिक माने जाएंगे। बोला कि हैट्रिक अगले मैच में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है, उसका उसी मैच में ही होना अनिवार्य है। यानी इसका कहना क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि 2 बॉल फेंक दिए, 2 बॉल में हमको 2 विकेट मिल गया, ठीक है, 2 बॉल में 2 विकेट मिल गया, लेकिन किसी कारणवश जो तीसरा बॉल है वो क्या हो रहा है कि ये वाइड चला गया, ठीक है, ये वाइड चला गया या किसी प्रकार का ये बॉल नो बॉल हो गया। तो तीसरा बॉल जब नो बॉल हो गया तो जो चौथी बॉल जो हम फेंकेंगे, तो क्या अगर इसमें फिर 1 विकेट चला गया तो क्या जो मेरा हैट्रिक गिनाएगा, यानी 3 को तो हो गया, 2 1 3, लेकिन बीच में क्या हो गया, तीसरा जो बॉल फेंके थे वो तो वाइड चला गया, तो क्या गिनाएगा या नहीं गिनाएगा, तो जी बिल्कुल गिना जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, अगला है मैलेनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, ठीक है। देखिए मैलेनिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है C3H4O4, ठीक है, C3H4O4, और इसका जो IUPAC नाम है वो है प्रोपेनेडियोइक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, प्रोपेनेडियोइक एसिड।
यह एक अल्फ़ा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह का एक एथल मेलिक समूह द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये सूत्र याद रखना है। एक सेकेंड, बस ये सूत्र याद रखना है आपको, और ये इसको IUPAC नाम क्या है से देख लेना, ठीक है। प्रोपेनेडियोइक अम्ल यानी कि मैलिक अम्ल का IUPAC नाम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको मतलब इस लाइन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश के राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितना कर दिया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छा से सेट करके रखना, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखने वाली बात है, ठीक है। देखिए जब क्या हो रहा था कि पहली बात तो आपका यही क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट रह गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था, तो 1956 में, ठीक है। इसमें जो उस समय राज्य है वो राज्य कुल कितना था, तो उसमें राज्य था 14, राज्य कितना था 14 था। जबकि यूटी की बात करेंगे यानी यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो जो था वो 6 था, ठीक ना, यानी 6 था, ठीक है। बोला कि 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जो कि नवंबर 1956 में पारित किया गया था। वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बुक्स में थोड़ा सा पहले अपडेट था, बल्कि वर्तमान में भारत में कितना राज्य है, तो 28 राज्य हैं और 8 वो यूटी यानी कि 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है उसमें 27 राज्य से घटाकर कितना हो गया था, तो 14 राज्य हो गया था, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 8 नंबर, ठीक है। थायराइड ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या स्त्रावित करती है, वो हम लोग को बात करना है। थायराइड ग्रंथि होती कहाँ है, तो एक मानव के जो मानव होती है, एक सेकेंड थोड़ा सा, ये जो मानव है उसके जो गला है, ये जो गला होता है गर्दन, वहीं पे एक ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो बोला जा रहा है थायराइड ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है, यानी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना, उसको बात करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए कहा जा रहा है कि कैल्सिटोनिन एक 32 एमिनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन है जो मनुष्य में थायराइड ग्रंथि के पैराफोलिकुलर कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। और कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को विनियमित करने में मदद करने वाले कारक में शामिल होती है। यानी जो कैल्सिटोनिन है वह मानव के थायराइड ग्रंथि में निर्माण होती है, और ये करता क्या है, तो मानव के रक्त को, मतलब मानव के जो ब्लड है उसको एक कंट्रोल करके रखता है, ब्लड को ना तो ज़्यादा हाई ना तो ज़्यादा लो होने देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। अच्छा थायराइड ग्रंथि होती कहाँ है, गला में होती है, ठीक है। अच्छा गला से संबंधित एक और क्वेश्चन याद रखना है कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है याद रखना है, तो ये होता है घेंघा, याद रखना, ठीक ना, क्या होगा, घेंघा हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया कि पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहेगा, ठीक है। आपातकाल की बात किया जा रहा है बाबू, आपातकाल। अच्छा कितने ऐसे बच्चे को पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के किस अनुच्छेद में जिक्र है, ठीक है। तो भारत के आर्टिकल नंबर 352, भारत के अनुच्छेद नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है, ठीक है ना। बोला भारत में आपातकाल की पहली स्थिति 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी और यह 10 जनवरी 1968 तक रही थी, ठीक है ना। यानी ये जो फर्स्ट जो आपका उस टाइम जो चीन से युद्ध चल रहा था उसमें जो पहली जो मतलब स्टार्ट किया गया था वो था 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962 में प्रारंभ हो गया, ठीक ना। और 10 जनवरी 1968 यहाँ तक वो चला था, याद रखने वाली बात है, ठीक है ना, कि हमारा जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल है वो 26 अक्टूबर 1962 में लगाया गया और 10 जनवरी 1968 को समाप्त हो गया। बोल रहा है कि भारत चीन युद्ध के दौरान इसे लागू किया गया था जब भारत को सुरक्षा के भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा के रूप में घोषित किया गया था और संपूर्ण भारत में अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण या
सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है ना। यानी अभी जस्ट बताए हम कि इसके जो घोषणा है वो आर्टिकल नंबर 352 के तहत किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, 1962 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो किसके मतलब किस युद्ध के खिलाफ लगाया गया था, तो वो जो चीन का जो युद्ध हुआ था, चीन वार, उसके खिलाफ हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला कि कलरी पट्टू है ना, इसको कलारी पट्टू भी हम लोग पढ़ते हैं। कलारी पट्टू ये क्या है, देखिए यह एक मार्शल आर्ट है। कलारी पट्टू जो है वो एक मार्शल आर्ट है। अब वो कहाँ का है, तो वो केरल का है, ठीक है। केरल का यह एक मार्शल आर्ट है। बोला है कि जो केरल में ही उत्पन्न हुआ और केरल और तमिलनाडु के योद्धाओं के द्वारा किया जाता है। केरल के गाथा गीतों में तुलुंदान कलारी के बारे में उल्लेख है। इसे कुछ लोगों द्वारा सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 3री शताब्दी हुई थी। यानी ये जो मार्शल आर्ट कलारी पट्टू है वो तीसरी ईसा पूर्व जो शताब्दी है उसमें हुई थी, ठीक है। और ये जो है वो सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है। इसको सबसे पहला फेवरेट क्वेश्चन नहीं है कि ये कहाँ का है, ठीक है। तो ये जो है वो केरल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जैविक के जनक कौन होते हैं, ठीक है, कौन है, सॉरी, ठीक है। सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek या आर मिश्र या एस.आर. कश्यप, कौन होगा से बताना, ठीक है। देखिए यह इसका जो जनक है वो आपका, पहले तो हम आपको पूरा बढ़िया से व्याख्या करते हैं, ठीक है। उसका जो जनक है वो डच का है, डच के निवासी है, ठीक है। और वह जीवित कोशिका का खोज, वह जो है वो जीवित कोशिका का खोज के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। और आप लोग समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं लीeuwenhoek के बारे में, ठीक है। यानी लीeuwenhoek जो है वही सूक्ष्म जैविक के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि ये कोशिका का खोज जो है वो कब किए थे, सरल सूक्ष्मदर्शी का भी उपयोग करके किए थे। तो ये 1676 के आसपास इनका ये किए थे, ठीक है ना, मतलब कि इनको खोज किए थे जीवित कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी भारत का बाउंड्रिंग किससे के साथ नहीं लगता है। अगर आपको भारत का नक्शा अगर थोड़ा सा भी हम दिखा सके हल्का सा बना के, तो थोड़ा सा परफेक्टली तो नहीं बन रहा है, बट हाँ कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या पहला है नेपाल, नेपाल तो यहाँ पे है, आप सबको जानते हैं नेपाल यहाँ है। चीन के बॉन्डिंग जो है वहाँ अरुणाचल, एक सेकेंड, हम जो कंट्री है वो सबको हम दूसरा कलर से डिनोट करते हैं, ठीक है, हम रेड से कर देते हैं। ये हो गया नेपाल। चीन जो है वो यहाँ पे टच कर रही है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे हाँ चीन भी टच करती है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश जो है वो यहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया बांग्लादेश, ठीक है। आगे उसके बाद हांगकांग यहाँ के नहीं, बल्कि हांगकांग जो है वो हम लोग का, ये जो है हांगकांग जो है वो दक्षिणी पूर्वी चीन में जो है वो मतलब कि म्यांमार के इस साइड वाला हांगकांग जो है इधर वाला इलाका में है, जो कि हमारे भारत से ये टच नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, ये बात करना, ठीक है। तो कुडनकुलम, देखिए अब इसको बढ़िया समझना, ठीक है, हम थोड़ा सा बढ़िया से इसको लिखा देते हैं, ठीक है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र है तारापुर, ठीक है। और ये तारापुर है कहाँ, तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरा है कुडनकुलम, कुडलकुलम, और एक और है कलपक्कम। कुडलकुलम और कलपक्कम, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तारापुर और कुडनकुलम और कलपक्कम ये कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम नरौरा कहाँ है, तो नरौरा है आपका जाकर के यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। अच्छा, कैगा कहाँ है, तो ये कैगा जो है आपका वो है कर्नाटक में, ठीक है। कैगा कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। एक और छूट गया, क्या छूट गया आप लोग ज़रा बताएंगे, ठीक है। एक और छूट गया और वो जो है आपका वो है गुजरात में, जिसका नाम है काकरापारा, ठीक है, काकरापारा। और ये काकरापारा कहाँ है, तो ये है गुजरात में, आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। तो जितना भी बताएं उतना आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या था, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है वो किस राज्य में है, तो वो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। मतलब कुडनकुलम परमाणु संयंत्र भारत का एकल सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के कुडनकुलम में स्थित है। इसके 6
रिएक्टरों का निर्माण रूसी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हुआ था, ठीक है। यानी एक बात और याद रखना है कि कुडनकुलम जो है वो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र यही है, जितना भी बताया उसमें सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र यही है। और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से लगाया गया है, तो वो रूस के सहायता से लगाया गया। सब कुछ अच्छे से एकदम अपने दिमाग में सेट रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया की राजधानी है, ठीक है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, गोबोर्नी या सेंटियागो या फनोह, नेम फनोह होता है जी, और ये है प्राग, ठीक है। कहाँ है से बताना, ठीक है। तो देखिए जो कंबोडिया की राजधानी है वो है नोम पिन्हे, ठीक है, नोम पिन्हे इस कंबोडिया की राजधानी है, नोम पिन्हे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में टाइपिंग मिस्टेक है। कंबोडिया की राजधानी और इस देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी यही है, ठीक है। अच्छा, कंबोडिया के फ्रांसीसी उपनिवेशीकरण के बाद ये राष्ट्रीय राजधानी रही है। यह टोनली सैप, मेकोंग और बसाक नदियों के तट पर स्थित पहले से पर्ल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इससे इंडो चाइना में सबसे आकर्षक फ्रांसीसी निर्मित शहरों में एक माना जाता था, ठीक है। यानी एक बात और ध्यान रखना है कि इस नोम पेन को पर्ल ऑफ एशिया, है ना, पर्ल ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पर्ल ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो ये है हमारा जाकर के नोम पेन, जो कि आपका पर्ल ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, कंबोडिया जो है वो किस देश का एक उपनिवेशीकरण रहा था, तो ये फ्रांस, यानी इस पर फ्रांस का कब्जा रहा था, ठीक है। जिस प्रकार भारत में ब्रिटिश का कब्जा रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा रहा था, उसी प्रकार कंबोडिया में जो है वो फ्रांस का कब्जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है 14 करके, ठीक है। बोला जा रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे से बात करना, ठीक है। तो देखिए 14वें जो है वित्त आयोग, उसका जो स्थापना गठित जो किया गया था वो किया गया था 2 जनवरी 2014 को, ठीक है। जो 14वां जो था ये तो आपका सी रंगराजन, जो वो तो 12वां का था, ठीक ना। ये सी रंगराजन जो है वो 12वां वित्त आयोग का अध्यक्ष थे, जिसका जो स्थापना किया गया था वो आपका जा कर के 14वां जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना कब हुआ था, आप लोग को थोड़ा सा हम बताते हैं, ठीक है। 14वां जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना हुआ था जाकर के 2002 में, ठीक है। और ये अपना रिपोर्ट जो पेश किए थे वो किए थे 2004 में। लेकिन जो आपका ये मतलब 12वां, सॉरी अभी बात करें तो 12वां, लेकिन 14वां जो है वो कब हुआ है तो 2013 में हुआ, ठीक है। 14वां जो है वो हुआ है 2013 में, 2 जनवरी 2013 में। और इस आयोग के जो अध्यक्ष है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर Y.D. रेड्डी थे, और इनके अन्य सदस्य थे सुषमा नाथ, M. गोविंद राव, अभिजीत रे सेन, सुदीपो मंडल और A.N. झा। आयोग की सिफारिश अप्रैल 2015 में लागू हुई थी, ठीक है। यानी बना 2013 में, अगर डेट पूछेंगे तो 2 जनवरी, ठीक है। यानी 2 जनवरी जो है वो 2 जनवरी जो है ये बना, और इसके जो अध्यक्ष बन गए वो बन गए ऑप्शन नंबर 3 में है डॉक्टर Y.D. रेड्डी, ठीक ना, डॉक्टर Y.D. रेड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड बच्चों, हाँ, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होती है वो होती है आपका जाकर के बल बटा लंबाई, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई वाले क्षेत्र में लगाए गए कुल बल को ही, मात्रा को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, ठीक है। देखिए बच्चों, सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक, ठीक है। यह 1650 मीटर के ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय रेंज में स्थित है। यानी ये जो सिक्किम की जो राजधानी गंगटोक है, यह इसकी जो ऊंचाई है वो 1650 मीटर है, और यह किसका एक भाग में हिस्सा में आता है, तो ये जो हिमालय, द ग्रेट हिमालय माउंटेन जो रेंज है उसमें आता है, ठीक है। आगे गंगटोक नाम का सटीक अर्थ स्पष्ट नहीं है, हालांकि सबसे लोकप्रिय अर्थ हिल कट है। यह शहर क्रमशः रोरोचू और रानी खोला 2 धाराओं द्वारा पूरब और पश्चिम में बसा हुआ है, ठीक है। यानी वहाँ पे 2 धारा है। पहला धारा का नाम क्या बताएं हम, पहला धारा का नाम है रोरोचू,
रोचू। और एक धारा और है जिसका नाम है रानी खोल। तो ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर बोर्ड आपका कोई क्वेश्चन पूछा कि बताइए रोरोचू धारा कहाँ है, तो सिक्किम में है, और रानी खोल धारा कहाँ है, तो वो भी कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 एपिडर्मिस कोशिकाओं में पाए जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृति है जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है, वो कौन है, इससे बताना। ठीक है, देखिए किसी भी ये तो पहली बात कि एपिडर्मिस पेड़ पौधा का ही एक हिस्सा है। तो पेड़ पौधा में जो खनिज यानी मिट्टी से जल एवं खनिजों का जो अवशोषण करती है वो करती है उसका जड़। ठीक है, जड़ करती है। और जड़ का ही पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है मूल। ठीक है, जड़ को ही हम लोग मूल कहते हैं। ठीक है, तो मूल कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है मूल आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि भारतीय इस्पात जो आपका प्राधिकरण जो है उसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका स्वामित्व और संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 19 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। इसे सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए तो इसको सबसे बारे में बता दिए हम कि ये जो है नई दिल्ली में हो गया, और ये जो है इसका स्थापना 1954 में हुआ था। एक सेकेंड बच्चों, 1954 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है, रोरी मैकलोरी, जुआन मार्टिन लोपेज, भरत छेत्री या फिर मैटियस विला, भरत छेत्री या फिर मैटियस विला। ठीक है, देखिए जो आपका रोरी मैकवेलर है वो आपका उत्तरी आयरलैंड, ये आपका आयरलैंड से है, आयरलैंड। ठीक है, और आयरलैंड का भी कौन सा हिस्सा, तो नॉर्थ। ठीक है, और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से। तो क्वेश्चन था कि कौन हॉकी से संबंधित नहीं है, तो आपका जो यही है, यानी जो आपका रोरी मैकलोरी है वही आपका गोल्फ से संबंधित, यानी कि वो हॉकी से संबंधित नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला भूतल के नीचे का जल स्तर डॉट 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 कहलाता है। ठीक है, भूतल के नीचे का स्तर क्या कहलाता है वो बताना आपको, क्रस्ट कहलाता है या बेसिन कहलाता है या वाटर टेबल कहलाता है या वाटर सीट कहलाता है, क्या कहलाएगा से बताना। ठीक है, बोला है कि आपका पानी की मेज जिसे भूजल तालिका भी कहा जाता है, भूमिगत सतह का एक ऊपरी सतह है जिसे मिट्टी या चट्टानें अस्थायी रूप से पानी से संतृप्त होती है। जल भर धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहां भूजल एकत्र होता है, और जल भर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ जल रोधी संस्तर पाया जाता है, और इसके पुनर्भरण क्षेत्र दूसरे ऊंचाई वाले भागों में हो सकता है। ठीक है ना, यानी इसको वाटर टेबल भी कह सकते हैं। जल के बारे में बात किया जा रहा है कि जो जल होती है, जैसे ये जो मिट्टी मलाई की ज़मीन है। ठीक है, ये भूमि है, ये ज़मीन है, तो ज़मीन जो है ये मतलब पत्थर मिट्टी वगैरह से ढका हुआ, लेकिन इसके नीचे का जो परत है, नीचे जो है वो पानी की मात्रा होगी, और उसी को कहा जाता है आपका वाटर टेबल। ठीक है, नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है, ये तो आपका जम्मू कश्मीर बहुत फेमस क्वेश्चन है। 370 आर्टिकल 370। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर जो होती है वो आपका भारतीय राज्य जिसके पास अलग संविधान है 1926। अच्छा एक बात और, ये जो आपका आर्टिकल ये क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर, ये अपना अलग संविधान कब बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, कि भारतीय जो जम्मू कश्मीर है वो अपना संविधान कब रेडी किया था, तो 1926 में किया था, और लागू कब किया था, तो 26 जनवरी 1957 को लागू किया था। याद रखने वाली क्वेश्चन है कि जिसे बनाया कब, 1956 में, और लागू कब किया, तो 26 जनवरी 1957 को लागू किया। ठीक है, मतलब भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर को भारतीय राज्यों में विशेष राज्य के दर्जा देता है। भारत के संविधान के भाग 21 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को यह अस्थायी परिवर्तित और विशेष प्रबंध वाला राज्य का प्राप्त होता है। यानी कि अगर इसको हम जम्मू कश्मीर के भाग में पूछेंगे कि बताइए भाग कितना में है, तो ये है 21 में। ठीक है, अच्छा टोटल भाग कितना है, तो भाग आपका टोटल 22 है, जिसमें 21 में क्या है, तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा है उसके बारे में बात किया गया है, और भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन जिसको हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है, ऑप्शन ए
ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऑप्शन सी, बी और सी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपको बी और सी हम दिखाते हैं। एक सेकेंड, ये रहा आपका बी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका या इटली। तो मिसिसिपी नदी जो है वो उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी है, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियों के साथ लगभग 3.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर या पूरे महाद्वीप का 8वां हिस्सा है। यह पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित है। इसका स्रोत उत्तरी मिनेसोटा में लेक इटसा है। मिसिसिपी के जल ग्रहण क्षेत्र में सभी या 32 अमेरिकी राज्यों के हिस्सों, 2 कनाडाई प्रांतों के हिस्सा, यानी कि आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। मेन जो आपका है ये है कि मिसिसिपी जो है वो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर वो पूछा था कहाँ बहती है, तो ये आपका अमेरिका में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है। ठीक है, जो रावण के द्वारा जो आपका कैलाश पर्वत जो है उसको हिलाते हुए एक प्रतिमा बनाया गया है, वो एक गुफा में बनाया गया। ठीक है, अब वो जो है आपका एलोरा के गुफा है। ठीक है, एलोरा के गुफा की संख्या आपका 29 है, जिसमें रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है और चित्रण को विभिन्न प्रकार से एक सेकेंड, हाँ, लिफ्टिंग करके या फिर सेकिंग करके रूप में अंकित किया गया है। हालांकि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश किया, लेकिन शिव ने पर्वत को धक्का दे दिया और रावण को उसके नीचे फंसा दिया। 1000 वर्ष तक कैद रावण ने शिव की स्तुति में भजन गाए, जिसने आखिरकार उसे आशीर्वाद दे दिया। यानी कि यहाँ पे कैलाश पर्वत की बात किया जा रहा है और कैलाश पर्वत में जो रावण है वो कैलाश पर्वत को उठाने का कोशिश किया और शंकर भगवान जो शिव भगवान है वो कैलाश पर्वत को हल्का सा धक्का दिए, जिसके कारण रावण जो है उसी के नीचे दब गया और बाद में यहाँ पे वो गाना गाने लगा, मतलब भक्त आराधना करने लगा, जिसके कारण शंकर भगवान जो है उसको आशीर्वाद दे दिए। ठीक है, तो ये एलोरा के गुफा में मिला है और एलोरा के गुफा में कुल गुफा की संख्या कितना है, तो 29 है। ठीक है, याद रखने वाली क्वेश्चन है, भुलाना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखा। ठीक है, एस अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखा है से बताना। ठीक है, बोला एस अगेंस्ट पुस्तक जो होती है यानी कि ऑड्स पुस्तक जो है वो 2016 में भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा द्वारा लिखी गई। ठीक है ना, यानी सबसे पहली बात कि 2016 में लिखी गई है और जो टेनिस का सबसे चर्चित जो खिलाड़ी है जिसका नाम है सानिया मिर्जा, जो कि आपका टेनिस से संबंधित है और उसी से संबंधित ये आपका पुस्तक है। ठीक है, उनकी जीवनी पर आधारित है। यह पुस्तक उनके वास्तविक जीवन पर आधारित है, जो भारत और दुनिया के शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी बनने की उनके जीवन यात्रा के संबंध में बताता है। पुस्तक को जुलाई 2016 में हैदराबाद में एक समारोह में शाहरुख खान द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, चलिए जो कि आपका बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन है। ठीक है, भारत का जो फर्स्ट नागरिक है वो कौन होती है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो होती है उसका राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। बोला भारत का प्रथम नागरिक, भारत के गणराज्य के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है, उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और चौथे स्थान पर राज्यों के गवर्नर और 5वें स्थान, देखिए फर्स्ट स्थान पर भारत के प्रथम नागरिक कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा सेकेंड स्थान पर क्या है, तो वो है आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और थर्ड स्थान पर कौन है, तो वो है आपका जाकर के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका बस यही 3 को याद रखिए ना, मेन तो आपका यही 3 को सबको सवाल बन जाएगा। ठीक है, सब जो चर्चित क्वेश्चन है वही है कि भारत में सबसे प्रथम नागरिक किसे माना गया है, तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन खिलाड़ियों को दिया गया। चलिए पहले तो आपको हम ये बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर जो है वो
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि इनके जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो खेल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कौन सा डेट को मनाया जाता है। ठीक है, वो बताना आप लोग। ठीक है, तो बोला जा रहा था, अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा था कि 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आपका ये जो है देखिए, बोला कि विराट कोहली जो क्रिकेट से संबंधित है और मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है, को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया था। उन्हें 25 सितंबर 2018 को राष्ट्रीय भवन में विशेष रूप से आयोजित एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति ने अपने हाथों से पुरस्कार दिए और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को 7.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार सहित एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि मीराबाई चानू और विराट कोहली, अच्छा विराट कोहली किससे है, सबको पता है, क्रिकेट से। ठीक है, अच्छा क्रिकेट से है, लेकिन मीराबाई चानू जो है वो किससे है, तो ये आपका वेट लिफ्टिंग से है या भारोत्तोलन खेल से। ठीक है, अच्छा मीराबाई चानू किस राज्य के हैं, तो ये आपका मणिपुर के, कहाँ के हैं, तो ये आपका मणिपुर के हैं, याद रखना। ठीक है, अच्छा ये आपका जो पिछला आपका हुआ था ओलंपिक, इस वर्ष तो पेरिस में नहीं हुआ, पिछला आपका टोक्यो में हुआ है। तो टोक्यो में जो हुआ था उसमें आपका मीराबाई चानू जो है वो कौन सा मेडल जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना इनामी राशि दिया जाता है इसे बताना। ठीक है, तो इसकी इनामी राशि है वो है 7.5 लाख रुपये। ठीक है, तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, कि कितनी, यानी खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो इसी का नया नाम है, ठीक है, उसमें कितनी इनामी राशि दिया जाता है, तो 7.5 लाख रुपये। ठीक है, आगे पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था। ठीक है, पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था ये हम लोग को बताना। ठीक है, बोला पागलपंथी एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के मैमनसिंह क्षेत्र जो अब की बांग्लादेश में चल गया है, टीपू शाह के नेतृत्व में हिंदू धर्म, सूफीवाद और एनिज्म के एक समन्वित मिश्रण के अनुयायियों, धार्मिक सिद्धांतों और बंगाल में भूमिहीन किसानों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन आरंभ किया गया था। ठीक है, यानी सबसे पहली बात करें हम तो ये आपका बंगाल में चला था। ठीक है, अच्छा ये कब चलाया गया, तो ये 18वीं शताब्दी के अंत में चलाया गया और इसमें आपका हिंदू धर्म और आपका कौन कौन सा धर्म था जी, हिंदू धर्म था और आपका सूफीवाद था और एनिज्म, ठीक ना, यानी कि हिंदू हो गया और आपका हो गया कौन सी, और आपका हो गया सूफीवाद और एक हो गया आपका एनिज्म। ठीक है, ये तीनों मिल करके, इस धर्म को तीनों मिल करके और बंगाल में किसानों पर हो रहे अत्याचार को दबाने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, याद रखना है जो किस अच्छा ये क्वेश्चन तो एक और छूट ही गया हम लोग से। ठीक है, कि ये जब पागलपंथी विद्रोह है वो कौन चलाया था, तो ये चलाया था आपका टीपू शाह, याद रखने वाली बात है। ठीक है, टीपू शाह। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, भारत का संविधान बना कब, तो भारत का संविधान बन के रेडी हो गया, हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान बन के रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू कब हुआ, ये हुआ 26 जनवरी, ठीक ना, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्यों हुआ 26 जनवरी को जब रेडी हो गया था यहाँ पे, तो इतना लेट क्यों किया गया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे देश को ही 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही क्या कर दिया गया था, स्वाधीनता घोषित कर दिया गया था और उन्हीं को बात को जो है ना रावी नदी के तट पर किया गया था और उन्हीं को बात को मानते हुए 26 नवंबर को संविधान रेडी हो जाने के बावजूद भी इसको लागू किया गया 26 जनवरी को। अच्छा एक बात आपको याद रखना है कि 26 नवंबर जिस समय संविधान हम लोग को बनकर रेडी हो गया था, ठीक है, उस दिन सबसे पहले बात तो इस दिन कौन कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय दूध दिवस और संविधान दिवस जो है, ठीक है, संविधान दिवस भी है, वो भी आपका 26 नवंबर को ही मनाते हैं। और जो हमारा
अनुच्छेद नंबर 5 से 11, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 जो नागरिकता से संबंधित है, वो नागरिकता से संबंधित जो 5 से 11 है वो 26 नवंबर को ही लागू हो गया था। ये बात ध्यान में सेट कर लेना कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संविधान के बनने के जस्ट तुरंत बाद ही लागू हो गया, तो वो आपका हो जाएगा नागरिकता संबंधित अनुच्छेद जो कि 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। ठीक है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। बोला जमशेदपुर, पुणे में, या पटना में, या पुष्कर में, कहाँ हुआ था से बताना। ठीक है, बोला पुणे सार्वजनिक सभा ब्रिटिश भारत में एक सामाजिक संगठन था जो 1870 में SH चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद रनाड़े और अन्य लोगों द्वारा महाराष्ट्र में पुणे में गठित किया गया था। यह सरकार और लोगों के बीच और किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यानी किसानों और सरकार, यानी किसान और कौन, किसान और सरकार। ठीक है, किसान और सरकार के बीच में एक अलग प्रकार के एक रिश्ता स्थापित करने को लेकर के, रिश्ता करने का मतलब कि एक अलग प्रकार का संबंध, यानी कि दोनों में मिलाव हो सके, इस प्रकार को लेकर के महाराष्ट्र के पुणे में जो है, महाराष्ट्र के पुणे में आपका इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में ही आंसर था पुणे सार्वजनिक सभा यानी पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है बताना, ये आपको बताना। ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है। सबसे पहली बात आप लोग इसका में देखिए एक बार आंसर, हम इसको थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का जो है वो है Al और इसका परमाणु संख्या होता है, वो होता है कितना, 13 होता है। ठीक है, बोला परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या है जो रासायनिक तत्व की एक विशेषता है और आवर्त सारणी में इसकी जगह निर्धारित करती है। ठीक है, देखिए किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी कभी एक पदार्थ पर से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसकी संख्या घट या बढ़ भी सकती है, क्योंकि दूसरा पदार्थ पर से अगर आएगा तो बढ़ जाएगा और इसके पास से दूसरा जगह जाएगा तो कम जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक पदार्थ का यानी एक तत्व का जो परमाणु संख्या है वो किस पर निर्भर करता है, वो करता है प्रोटॉन पर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो बता दिए, 13 था ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 50 क्वेश्चन रहता है पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सो संग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था। सो संग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था ये बताना। ठीक है, तो ये आपका हुआ था, आपका देखिए 32 नंबर क्वेश्चन बोला, सो संग्राम संगमा का विद्रोह असम का एक प्रमुख विद्रोह था जो 1906 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। अंग्रेजों के वन कानून ने सभी वनों को राज्य संपत्ति घोषित किया और कुछ वनों को आरक्षित के रूप में वर्गीकृत कर वहां निवास करने वाले आदिवासियों को वनों में खेती करने शिकार करने या फिर वनोपज इकट्ठा करने पर रोक लगा दी। और असम में आदिवासी ने इस तरह के कानून का विरोध किया और विद्रोह का आरंभ हो गया। ठीक है, यानी यह जो है विद्रोह वो असम में हुआ था और यह विद्रोह जो है वो सन 1906 ईस्वी में हुआ है। और इसका मुख्य मकसद क्या है कि अंग्रेज के द्वारा जंगल पर अधिकार कर लेना, जिससे वहाँ के जनजाति जो है उसके मतलब निवास स्थान पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। अगला, दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, जैसा कि आपको बताए थे। देखिए कांग्रेस जो है उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है और जब कांग्रेस का स्थापना हुई 1885 ईस्वी में तो एक बात रखा गया यहाँ पे कि कांग्रेस की हर साल मीटिंग होगी और यह मीटिंग जो है वो दिसंबर महीना में होगी। ठीक है, तो कांग्रेस का प्रत्येक अधिवेशन दिसंबर माह में ही होता है। लेकिन जो 1929 जो लाहौर अधिवेशन जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे वह दिसंबर महीना में होने वाला लास्ट अधिवेशन था। और इसके बाद 1930 से जो भी अधिवेशन हुआ है वो जनवरी में होने लगा। ठीक है, तो 1930 से होने वाले सारे अधिवेशन कब होने लगा है, जनवरी में सॉरी।
लेकिन 1930 से पहले होने वाला जितना भी अधिवेशन था वो सब हुआ है दिसंबर में। क्यों हुआ था? क्योंकि दिसंबर में जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है वो दिसंबर माह में संपन्न हुआ और इसमें एक मांग रखा गया जिसको कहते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कांग्रेस के इसी अधिवेशन में रखा गया था, आपका याद रखना है। और इसका अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो है वो रावी नदी के तट पर, इसी के बारे में अभी हम बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले। ठीक है, रावी नदी के तट पर स्वाधीनता को घोषित किए थे। ठीक है ना, चलिए रावी नदी के तट पर स्वाधीनता घोषित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? बोला जा रहा है कि भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद अगस्त 1963 ईस्वी में, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 34 ने बता रहे हैं। हाँ ठीक है, अगस्त 1963 ईस्वी में आचार्य कृपलानी ने पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यदि सदन के अधिकांश सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत करते हैं तो यह पारित हो जाता है और सरकार गिर जाती है। देखिए पहली बात कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है से समझ लीजिए आप लोग। देखिए किसी भी राज्य में बोल रहे हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में अगर वहाँ के जनता अपने सरकार से सहमति नहीं जता रही है तो उसी को कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, जो कि वहाँ के अगर अधिक मात्रा में, यानी कि जो संसद की जो मीटिंग चलती है अगर उसमें अधिक मात्रा में अगर लोग सहमत कर दिए अविश्वास प्रस्ताव का तो ये फिर लागू हो जाएगा। ये लाया कब गया? 1963 में लाया गया था। ठीक है, और ये जो है ना वो आचार्य कृपलानी के द्वारा लाया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आचार्य कृपलानी को द्वारा लाया गया था सन 1963 में। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में। और ये लाए थे आचार्य कृपलानी लाए थे। इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, आचार्य कृपलानी 1963 ईस्वी में। आगे, निम्न में से किसने 2 बार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा दी थी? ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति 2 बार रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए ये एक जो है आपका जो भारत के प्रथम बार जो राष्ट्रपति बने थे वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला। वे इस पद पर 2 पूर्ण कार्यकालों में सेवा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। इससे पहले 1947 में आज़ादी के बाद प्रसाद को भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसने भारत के संविधान को तैयार किया और इसकी अस्थायी संसद के रूप में भी कार्य किया। देखिए बाबूरी समझने की कोशिश करना। ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिहार के सिवान जिला में जन्म हुआ था इनका। और ये जो है ना एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के पद को 2 बार, यानी कि राष्ट्रपति के 1 बार चुनाव हुआ तो उसमें अगर वो जीते तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन ये जो है वो 2 बार, यानी कि चुनाव जीतने के बाद ये अपना कार्यकाल को निभाएं। पहला तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद में पहली बार इसको बनाया गया 1950 में। ठीक है, और एक ही बार ये रहे 1962 तक। तो ये कितना हो गया सोच लीजिए आप, 50 से 55 और 55 से 60, यानी कि आपका 1962 तक, यानी 2 पूर्ण कार्यकाल निभाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भारत के, जो कि आपका राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है ना। अच्छा, ये संविधान सभा का अस्थायी मेंबर के रूप में चुने गए थे और अस्थायी जो है वह है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में किया जाता है? देखिए अभी वॉलीबॉल में बताया अभी जस्ट हम बैक रो अटैक। ठीक है, हैट्रिक बताया अभी आपको हम, आपका किसमें हैट्रिक बताएं? क्रिकेट में। ठीक है, अगला शब्द जो है हम लोग का है, शब्द पर एक क्वेश्चन पूछता है, जरा आराम से करना। ठीक है, वो है फ्री स्टाइल। ठीक है, मतलब फ्री स्टाइल शब्द का इस्तेमाल जो है वो कुश्ती में किया जाता है। कुश्ती के विश्व शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अनुसार फ्री स्टाइल कुश्ती शौकिया प्रतिस्पर्धी कुश्ती के 4 मुख्य रूपों में से एक है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। कुश्ती के अन्य मुख्य रूप गिक्रो रोमन और ग्रैपलिंग है। ठीक है, यानी इसमें जो फ्री स्टाइल जो शब्द है वो आपका ध्यान रखना है, वो है कुश्ती से। ठीक है ना, कुश्ती से संबंधित है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए प्राचीन काल में क्या हुआ था कि
अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो वो विधवा हो जाती है और उसके फिर दोबारा विवाह नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी को दोबारा प्रारंभ करते हुए 26 जुलाई 1856 ईस्वी को, ठीक है, 26 जुलाई 1856 ईस्वी को इस नियम को हटा करके और एक मतलब इस प्रकार के जो नई विवाह हो सकते इस प्रकार का हटा करके हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, ठीक है ना। बोला कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बताया है। इसे 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार और पारित किया गया था। यह लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन के बाद पहला सामाजिक सुधार कानून था, ठीक है। देखिए अब जो आपका सती प्रथा है, ठीक है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, वो सती प्रथा को अंत किए थे। सती प्रथा का क्या होता था कि अगर किसी का पति मर गया तो उसके शव के साथ, यानी कि जो चिता पर उसके पति जल रहे हैं उसी चिता पर उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। और इसी प्रथा को कहा जाता है सती प्रथा, जिसका अंत जो है वो विलियम बेंटिक तथा आपका एक राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1929 ईस्वी में, ठीक है। 1929 ईस्वी में राजा राम मोहन राय तथा विलियम बेंटिक के द्वारा ये जो आपका है ये आपका किया गया था। तो सती प्रथा की बात नहीं हो रहा था यहाँ पे हो रहा था विधवा पुनर्विवाह, जो कि 1856 AD मतलब ईस्वी, एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला, अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? अनिल कुंबले बहुत अच्छे जानते हैं आप लोग इनको। बोला नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अनिल कुंबले का नाम जंबो रखा गया था। उनका उपनाम जंबो न केवल एक स्पिनर के रूप में उनकी जंबो जेट की तरह तेज डिलीवरी के लिए, बल्कि इसलिए भी कहा गया कि उनके पैर काफ़ी लंबे हैं या जंबो की तरह दिखते हैं, इसीलिए ये रखा गया था। वर्ष 2006 में यह कुंबले या जंबो प्रदर्शन था जिसमें भारत को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऐतिहासिक श्रृंखला जीतने में मदद किया गया था, ठीक है। यानी जो नवजीत सिंह जो सिद्धू जी है उनके द्वारा, यानी कि वो एक मतलब क्रिकेट में वो एक आपका क्रिकेट में वो आपका ये करते हैं, बोलते हैं, जो कमेंटेटर कहा जाता है ना, जो मतलब बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो आपका नवजोत सिंह सिद्धू उनके द्वारा अनिल कुंबले का नाम जो है वो जंबो रखा गया था, ठीक है, जंबो। इनका पैर लंबा लंबा था इसलिए इनको जंबो बोला गया। आगे, जावा की खाई किस महासागर में स्थित है ना। जावा की खाई, खाई याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जावा की खाई आपका हिंद महासागर में है। अच्छा, सबसे बड़ा खाई बोलेगा तो वह है मेरियाना की खाई, ठीक है, मेरियाना ग्रत, ठीक है, मेरियाना ग्रत जो कि प्रशांत महासागर में, ठीक है। जावा वाला कहाँ है तो वो आपका है हिंद महासागर में। बोला सुंडा ट्रेंच, जिसे पहले जावा ट्रेंच के रूप में भी जाना जाता था, सुमात्रा के पास हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। यह दक्षिण पश्चिम और दक्षिण इंडोनेशिया द्वीप समूह के साथ उत्तर पश्चिमी दक्षिण पूर्वी और 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सुमात्रा और जावा के द्वीपों के दक्षिणी पश्चिमी तटों से लगभग 305 किलोमीटर दूर स्थित है ना। यानी ये जो हिंद महासागर है इसी को हम लोग सुंडा है ना, एक सेकेंड जावा वाला, सॉरी इसको हम नहीं करना चाहिए, सुंडा, ये जावा के खाई को हम लोग सुंडा की खाई यानी कि सुंडा ट्रेंच भी बोल सकते, ट्रेंच इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक है, जो कि आपका इंडोनेशिया देश के बगल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, ठीक है, 50 क्वेश्चन है टोटल। वस्तुओं के वैश्विक संकेत अधिनियम कब लागू किया गया था, ठीक है ना। यानी जो आपका वैश्विक संकेत जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया था किसी वस्तु के लिए, तो वो आपको बताना है। वो लागू किया गया था आपका वर्ष आपका 1999 में, ठीक है, वर्ष 1999 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाए भैया, भारत में भौगोलिक संकेत जिसको हम लोग GI टैग बोलते हैं ना, GI टैग होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक ना, यानी भौगोलिक संकेतक। ये क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा वस्तु जो केवल उसी क्षेत्र का प्रमुख है, जैसे बिहार के मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, आपका हाजीपुर के केला, और आपका लीची हो जाएगा मुजफ्फरपुर का, ये सब जो है ना वो GI टैग मिला हुआ। GI टैग जो होती है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसका अधिनियम 1999 में आया, लेकिन लागू किया गया 2001 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR
क्या है भाई साहब? ये तो एक गन का नाम है, लेकिन फिर से देख लेते हैं। ये वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है जी? स्टैट्यूटरी, इसमें तो नहीं था। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ... प्रदान करता है कोई भी नागरिकता, एकल नागरिकता, दोनों या दोहरी नागरिकता। देखिए एक बात को समझना, एक हरी नागरिकता क्या होता है, दोहरी नागरिकता क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि अपना देश जो भारत है उसमें सपोज दैट, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ। मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है कि वो यहाँ बिहार का निवासी, ठीक है। अब वो बिहार से क्या करता है कि वो दिल्ली आता है, बिहार से दिल्ली आता है, दिल्ली से मुंबई आता है, इस प्रकार से घूमता है। तो क्या आप बता सकते हैं क्या इसका आधार कार्ड जो है वो सारा जगह काम करेगा? यानी बिहार वाला ही आधार कार्ड दिल्ली में काम करेगा और वही वाला क्या यहाँ महाराष्ट्र में काम करेगा, या फिर अलग अलग बनाना पड़ेगा? अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम एक और कोई भी देश एक यहाँ मान लिए, ठीक है, और ये आदमी इस देश से अब इस देश में आ गया, यहाँ से निकल के दूसरा देश में आ गया, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ का आधार कार्ड क्या इसके इस देश में काम आने वाला है? तो नहीं सर। अगर ये अपना देश में किसी भी क्षेत्र में घूम लेता है तो हर क्षेत्र में इसका आधार कार्ड काम करेगा, लेकिन जब ये दूसरा क्षेत्र में जाएगा तो यहाँ का जो भी नियम प्रोसेस रहेगा वही काम करेगा, अपना देश का आधार कार्ड यहाँ काम नहीं करेगा। तो जब किसी केवल देश के इस प्रकार के आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट्स को रद्द किया जाता है तो ये कहलाता है एक हरी नागरिकता। लेकिन जब कोई राज्य, जैसे अगर ऐसा रहता सिस्टम कि मतलब अगर एक राज्य से निकल के दूसरा राज्य में गए तो वो जो है वो मतलब आधार कार्ड काम नहीं करेगा, तो ये कहलाता है दोहरी। यानी भारत यानी देश भी कर रहा है और राज्य भी कर रहा है, लेकिन हमारा राज्य इस प्रकार से कोई माना नहीं करता बल्कि खाली देश माना करता, तो ये कहलाता है एक हरी नागरिकता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए बोला हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? हाथी गुफा शिलालेख के बारे में बात कर रहा है। उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के तत्कालीन सम्राट खारवेल द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। यह खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। यह शिलालेख खारवेल के शासनकाल का 13वें वर्ष में निर्मित करवाया गया था, जिसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक के विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार से इंगित किया गया है, ठीक है। यानी ये जो है वो किस राज्य के मतलब किस शासक की जानकारी देता है, तो वो जो है खारवेल का जानकारी देता है और इसी के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। और ये जो है कहाँ है, तो ये ओडिशा में है। अच्छा, ओडिशा को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे, तो ये कलिंग के नाम से जानते थे। कलिंग युद्ध आप सब पढ़े होंगे, ठीक ना। चलिए आगे। SI पद्धति में 10 के पावर -15 क्या कहलाता है? फेमटो कहलाता है। तो डायरेक्टली आंसर है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है। ईरान का मुद्रा का नाम क्या है? ईरान की मुद्रा का नाम क्या है से बताना, ठीक है। ईरानी एन या ईरानी रियाल या ईरानी दिनार या ईरानी डॉलर, क्या है से बताना, ठीक है। देखिए ईरानी रियाल ईरान की मुद्रा है, यद्यपि टोमैन अब ईरानी मुद्रा की एक आधिकारिक इकाई नहीं है। ईरानी आमतौर पर टोमेन्स में वस्तु की मात्रा को वस्तु की कीमतें व्यक्त करते हैं, यानी ईरानी आपका रियाल में हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी कितनी है? देखिए अगर यहाँ सूर्य है तो इसके सबसे पास कौन सा ग्रह है? वह है बुध। और बुध के बाद में कौन है? बुध के बाद आपका शुक्र, और शुक्र के बाद कौन है? आपका पृथ्वी, ठीक है। ये हो जाएगा बुध। एक सेकेंड, ये हो जाएगा बुध। ये क्या है? शुक्र। ये क्या है? पृथ्वी। उसके बाद क्या होता है? मंगल, ठीक है। ये आपका मंगल हो गया। उसके बाद आपका बृहस्पति होता है, तब होगा वरुण, तब होगा अरुण, ठीक है। तो ग्रह कितने हो गए? 8 हो गए। इसमें पहली 4 ग्रह को कहा जाता है आंतरिक ग्रह, और बाहरी 4 ग्रह को कहा जाता है बाहरी ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। चलिए तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि सूरज से लेकर के शुक्र तक के बीच की दूरी कितनी है वो बताना, ठीक है। तो सूर्य से लेकर के आपका इसके बीच की दूरी जो है वो आपका पता होना चाहिए 7,910 मील, ठीक है। यानी 67, 23, 60, बाप रे बाप बहुत लंबा चलेगा जी।
यानी अगर इसको पूरा बढ़िया से निकालेगा तो चल जाएगा 108,942,00, यानी ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा, मिलियन किलोमीटर में चला जाएगा। ठीक है, आगे बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बोला कि यह 6ठी शताब्दी में प्रारंभ उज्जैन में रहते थे। कौन उज्जैन में रहा करते थे? तो वह है वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उज्जैन में रहा करते थे। यह वास्तुकला, मंदिरों, ग्रहों की गति, ग्रहणों, समय निर्धारित ज्योतिष, मौसम बदल, निर्माण, वर्षा, कृषि, गणित, रसायन विज्ञान, इत्र और कई प्रकार के अन्य विषय पर आधारित एक विश्व कोश भी किया करते थे। ठीक है ना, तो बृहद संहिता के लेखक जो है वह है आपका वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के तुलना में गिरने लगता है? तो वो जो है आपका वो कहलाती है अवमूल्यन। ठीक है, यानी कि जब विदेशी मुद्रा का जो मूल्य है वो घरेलू मुद्रा के रूप में गिरने लगता है तो वो कहलाता है अवमूल्यन। ठीक है, आगे हुतोम प्यांचार नक्शा पुस्तक किसने लिखा? ठीक है, तो ये आपका लिखे हैं काली प्रसन्न सिंह। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप सबको जानते हैं, न्यूट्रॉन के खोज किसके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन है E.O. लॉरेंस, नील्स बोर, जेम्स चैडविक, S.N. बोस। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा और आपका एक बात कि इसमें आपका कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा और आपका कितना सही हुआ है क्वेश्चन वो भी कमेंट करना है कि कितना सही हुआ है इसे। और यदि अभी तक आप वीडियो पर हैं बने हुए तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और प्रत्येक दिन जो वीडियो आपका मॉर्निंग में आपको 6 बजे ही मिलेगा। ठीक है, मॉर्निंग में 6 बजे पक्का वीडियो चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के क्लास में। कैसा लगा क्लास बताइएगा एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट करके।